आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसको एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 भी कहा जाता है। क्योंकि ये पॉलिसी 1968 में आई, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉलिसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के विषय में परामर्श देने के लिए, सुझाव देने के लिए 1964 में कोठारी जो कमीशन था उसको अपॉइंट किया, नियुक्त किया। और कोठारी कमीशन ने भारतीय शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। तो इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के सभी क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया और अपने सुझाव 1966 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए। और फिर इस पर जो ये सुझाव थे, इन पर भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में बहस हुई और इसमें कुछ संशोधन के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 24 जुलाई 1968 को इस पॉलिसी को, इस शिक्षा नीति को लागू किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। और इसमें टोटल 17 जो कार्यक्रम थे, जो 17 प्रोग्राम थे, उसको सम्मिलित किया गया, उसको इंक्लूड किया गया। तो अब हम इन 17 प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, तो इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं, जो एज के बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। और जो वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन है, अपव्यय और अवरोध की जो समस्या है, इसको खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। तो वेस्टेज क्या है? इसका मतलब है कि कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए बिना बीच में स्कूल छोड़ देता है। मान लो किसी ने फर्स्ट में एडमिशन लिया और फोर्थ क्लास में स्कूल छोड़ दिया, तो मतलब क्या है कि 4 साल तक सरकार ने उस पर जो रिसोर्सेज खर्च किए वो बेकार गए, तो इसको वेस्टेज कहते हैं। और स्टेग्नेशन का मतलब होता है, अवरोध का मतलब होता है कि एक क्लास में अगर आप 1 साल से ज्यादा रुकते हैं, फेल होते हैं बार बार, तो इससे भी जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो खराब जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टेग्नेशन। तो ये जो समस्या है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा एजुकेशनल स्ट्रक्चर, तो इसमें शैक्षिक संरचना की बात करें तो पूरे देश में 10+2+3, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात की गई। जैसे अगर अभी हम 2020 की एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो 5+3+3+4 की बात की जा रही है। लेकिन इसमें बात की गई 10+2+3, मतलब 10 ईयर की एक जनरल एजुकेशन हो और 2 ईयर की जो है थोड़ा बच्चे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, जैसे इस तरह का है कि फर्स्ट से 10th क्लास सब सेम पढ़े, ठीक है, सेम सब्जेक्ट पढ़े, प्लस 11th 12th में थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो और प्लस 3 ईयर की जो हो वो ग्रेजुएशन हो। तो ये 10+2+3 का जो सजेशन दिया, जो पूरी कंट्री में हो, तो ये कहाँ से आया? 1968 की जो पॉलिसी है उसमें सबसे पहले सजेशन दिया गया। और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स की जनरल एजुकेशन, 2 ईयर की हायर सेकेंडरी और 3 ईयर्स की डिग्री कोर्स, कॉलेज। ठीक है, तो आज तक अगर हम देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले यही जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जा रहा था। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें, भाषाओं के विकास की बात करें, तो देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का विकास आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है। 1000 से ज्यादा बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं, हर स्टेट की अपनी भाषा है। तो ऐसे में अगर हम चाहें कि एजुकेशन सब तक पहुंचे, तो जो बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो उनकी मदर टंग है, उसमें एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी एजुकेशन सब तक पहुंचेगी। तो ये बात इसमें कही गई। और विद्यालय के साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा का माध्यम जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसको रखा जाए। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारें त्रिभाषा सूत्र, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसको इंप्लीमेंट करें। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है जब आप 6th क्लास में गए होंगे तो आपको 3 लैंग्वेज ज्यादातर पढ़ने को मिली होगी। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। तो इस तरह की जो इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की कि एक बच्चे की जो स्टार्टिंग में क्षेत्रीय भाषा हो, रीजनल लैंग्वेज जो सबसे पहले, या मदर टंग हो, दूसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है,
तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है, कोई सांस्कृतिक भाषा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की इसमें बात की गई। इसके अलावा हिंदी भाषा के विकास का प्रयास किया जाए। एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भारतीयों को जोड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसके विकास के प्रयास किए जाए। इसके अलावा संस्कृत भाषा को भी स्कूल में, चाहे कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसमें भी इसको शामिल किया जाए, इसको पढ़ाया जाए। और अंग्रेजी व अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सिखाने की उचित व्यवस्था की जाए। तो भाषाओं के विकास के बारे में ये चीज कही गई। इसके अलावा अगर हम अध्यापकों के स्तर में उन्नति की बात करें, रेजिंग द स्टेटस ऑफ द टीचर, तो द सर्विस कंडीशन एंड पे स्केल्स ऑफ टीचर शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो टीचर्स की जो उनको मिलने वाली जो फैसिलिटीज है, सर्विस कंडीशन है, जो उनकी जो पे स्केल है, उनकी क्वालिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए सेवारत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए, कि टाइम टू टाइम जो टीचर है उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टाइम टू टाइम जो इन सर्विस जो प्रोग्राम्स है, वर्कशॉप है, ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाया जाए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता, तो इसमें क्या कहा गया कि सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। एजुकेशन फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल इन बैकवर्ड एरिया या रूरल एरिया, कि पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की जाए, ताकि जो बच्चे इन क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके। राष्ट्र एकता की स्थापना के लिए समान विद्यालय प्रणाली को अपनाया जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है? तो कॉमन स्कूल का मतलब है कि कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट इस तरह का नहीं स्कूल हो कि एक ही स्कूल हो, उसमें अमीर के भी बच्चे जाएं, गरीब के भी बच्चे जाएं। ठीक है, तो सबके लिए एक ही स्कूल हो। ऐसा ना हो कि प्राइवेट स्कूल जो एक सिंबल है कि अमीर के बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल गरीब के बच्चे, तो ऐसा ना हो। एक कॉमन स्कूल हो जिसमें चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सब साथ जाए, एजुकेशन ले, जैसे पुराने समय में गुरुकुल प्रणाली में होता था। चाहे राजा का बच्चा हो चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, सबको एक ही साथ पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह के कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई। बालिकाओं की शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू फिजिकली हैंडीकैप एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, कि विकलांग और मानसिक व शारीरिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, इनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, कार्य अनुभव तथा समाज सेवा, तो विद्यालय समाज के लघु रूप में काम करे। मतलब क्या है? स्कूल शुड वर्क एज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब स्कूल बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करे, ताकि बच्चा स्कूल से जब सोसाइटी में जाए तो अपनी सर्विसेज दे सके, एक ह्यूमन रिसोर्स बनकर जाए और सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करे। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी स्टेबलाइज विद प्रोडक्शन, की शिक्षा का प्रत्येक संबंध उत्पादन से स्थापित किया जाए। मतलब क्या है कि जब बच्चा स्कूल में जाए तो बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर सोसाइटी में वापस स्कूल भेजे। ठीक है, कि बच्चों में स्किल जो डेवलप करे और बच्चे को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाकर सोसाइटी में भेजे, और बच्चा फिर अपने मतलब अपने एफर्ट से सोसाइटी को आगे बढ़ाए, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करे। तो बच्चे को ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाकर सोसाइटी में भेजा जाए। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से स्थापित किया जाए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के प्रयोगात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए। मतलब थ्योरी पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाए। बच्चों को हाथ से चीजों को करना सिखाया जाए, वर्क एक्सपीरियंस दिया जाए। बच्चा खुद से करके सीखेगा तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और उसको अपनी लाइफ में यूज भी कर सकता है। टू मेक स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, की कार्य अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट ये चीजें सिखाई जाए, हस्तशिल्प सिखाया जाए, जिससे
क्या होगा कि बच्चा जो है अब जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो खुद से कुछ कर सकता है, कमा सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। तो यही चीज यहाँ पे भी कही गई। और साइंस एजुकेशन रिसर्च, तो इसका मानना था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए साइंस और रिसर्च बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र उन्नति के लिए विज्ञान की शिक्षा का विशेष महत्व है। तो इसलिए विद्यालय स्तर पर विज्ञान तथा गणित की जो शिक्षा है, मैथ और साइंस है, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसके अलावा रिसर्च वर्क शुड बी एनकरेज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ इन हायर एजुकेशन, कि सत्य की खोज के लिए, ट्रूथ के लिए हायर लेवल पे, हायर एजुकेशन पे, कॉलेज लेवल पे जब जाएं तो बच्चों को रिसर्च के लिए एनकरेज किया जाए। ठीक है, तो इसलिए हायर लेवल पे जो रिसर्च वर्क है, अनुसंधान कार्य है, इसको बढ़ावा दिया जाए। और एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग की शिक्षा, तो कृषि व उद्योग की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अगर रूरल एरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और अर्बन एरिया की बात करें, शहरों की बात करें, तो इंडस्ट्री जो एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, इनको प्रमोट किया जाए। एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड बी स्टेबलाइज इन स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के प्रयोगात्मक रूप पर विशेष बल दिया जाए। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, ठीक है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो टेक्निकल एजुकेशन की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों को दी जाए, इस पे बल दिया जाए। प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, पुस्तकों का प्रकाशन, तो अच्छे विद्वानों तथा अनुभवी लेखकों को द्वारा उच्च स्तर की पुस्तकें प्रकाशित की जाएं। हाई क्वालिटी बुक्स शुड बी पब्लिश्ड बाय गुड स्कॉलर्स एंड एक्सपीरियंस ऑथर्स। बुक्स शुड नॉट बी चेंज क्विकली, कि जो पुस्तकें एक बार जब पब्लिश हो जाती हैं तो उसको जल्दी जल्दी बार बार चेंज ना किया जाए। ठीक है, और बुक प्राइस आर लो, कि पुस्तकों का मूल्य कम हो ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी इसको खरीद सके। For their publication, committee and council should be formed at local, national and international level as per the need, कि पुस्तकों की प्रकाशन के लिए आवश्यकता के अनुसार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समितियों एवं परिषदों का जो गठन किया जाए। ठीक है, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर स्थानीय लेवल पे देखें तो डाइट्स है, ठीक है, स्टेट लेवल पे देखें तो एससीईआरटी है, नेशनल लेवल पे देखें तो एनसीईआरटी है। क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, कि स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज, ताकि हर क्षेत्र में बुक्स जा सके, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले बच्चे इन बुक्स को पढ़ सके। इसलिए एनसीईआरटी भी देखो तो जो भी 22 लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं भारत के, तकरीबन इन लैंग्वेजेस में एनसीईआरटी की जो बुक्स है पब्लिश होती हैं, ताकि इसका ज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अलग अलग जो भाषा के जो बच्चे हैं उनको हो सके। एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, परीक्षा एवं मूल्यांकन, तो परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। द एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी रिफॉर्म, किस तरह से? देयर शुड बी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द एग्जामिनेशन, की परीक्षाओं में वैधता होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाए उसकी पूर्ति करें। विश्वसनीयता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, इसमें कोई हेर फेर की संभावना ना हो। तो इस तरह की परीक्षाएं होनी चाहिए। और विद्यार्थियों का प्रगति पत्र तैयार किया जाए। प्रगति पत्र का मतलब है प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपको जो मार्कशीट दी जाती है, तो इस तरह की रिपोर्ट तैयार की जाए। और मूल्यांकन के आंतरिक व बाहरी दोनों स्वरूप को महत्व दिया जाए। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। तो आज के टाइम में हम देखते हैं तो एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। तो ये बात 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में कही गई। और फिर अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज एट द सेकेंडरी लेवल, किस तरह से? इस स्तर के पाठ्यक्रम में विविधता को अपनाया जाए, कि भारत एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो करिकुलम बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। करिकुलम में डाइवर्सिटी जो है होनी चाहिए, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाए, हर तरह के ज्ञान का ध्यान में रखा जाए। ठीक है,
उसके तकनीकी एवं व्यावसायिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए, कि मतलब है कि इस लेवल पे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, तभी तो बच्चे जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष संबंध रोजगार से हो। इट शुड ऑल बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालयों की गुणात्मक उन्नति हो, क्वालिटी प्रोग्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, और लैब एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल इन दैम, कि इनमें अच्छी लैब और जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं उपलब्ध कराई जाए, और इसके अलावा रिसर्च वर्क जो है उसको एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। शॉर्ट टर्म एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों, ठीक है, जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंडरी कंप्लीट नहीं कर पाते, इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो कृषि व उद्योगों से जो जुड़े लोग हैं, तो इनके लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाएं, ठीक है। इस प्रकार की सुविधाएं विद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी दी जाए, कि स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे दी जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाते, या जो कृषि या उद्योगों में से जुड़े लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज चलाए जाएं, ताकि वो अपनी क्वालिफिकेशन को और बढ़ा सकें, ठीक है, स्कूल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है, जो प्रोफेशनल है इनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जाएं, ताकि ये अपनी स्किल को और इनहेंस कर सके, और एक कार्यक्रम स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो। यह सामान्य शिक्षा के अनुरूपी हो। इट शुड बी सिमिलर टू जनरल एजुकेशन, और दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू एनहेंस देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट प्रमोशन, कि इससे लोगों को अपनी योग्यता पढ़ाने तथा पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। इट विल सर्व अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम फॉर अडल्ट, इससे वयस्कों के लिए निरंतर शिक्षा व्यवस्था का कार्य करेगा, कि मान लो कोई अपनी स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन नहीं ले पाता, ठीक है, जॉब पे लग जाता है, तो आगे चलकर चाहे उसकी उम्र 25 हो चाहे 30 हो, उसके पास चांस होगा कि कोरस्पोंडेंस कोर्सेज के थ्रू अपनी एजुकेशन को और पूरा कर सके, कॉलेज एजुकेशन भी ले सके। अगर अडल्ट एजुकेशन की बात करें तो देखिए, देश को आगे बढ़ाने में देश आगे तब बढ़ेगा जब सभी शिक्षित हों, तो चाहे बच्चे हों चाहे अडल्ट हों। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको बचपन में एजुकेशन नहीं मिली, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए भी अडल्ट एजुकेशन जो है, वयस्क शिक्षा है, प्रोग्राम चलाए जाए, ठीक है। इससे वयस्कों का ज्ञान और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। दिस विल इंक्रीज द नॉलेज एंड सोशल अवेयरनेस ऑफ अडल्ट। तो इसको भी हम जान लेते हैं अडल्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो 19 ईयर्स तक जो होता है हमारा एडोलसेंस का जो पीरियड होता है, और उसके बाद जो अडल्टहुड स्टार्ट होता है, ठीक है, 18-19 साल के बाद। तो इस एज में जो लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, तो उनको एजुकेशन देना, इससे उनके नॉलेज भी बढ़ेगी और अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और इसके साथ के साथ कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी इसके द्वारा संभव है। एक किसान है, अगर उसको कृषि की एजुकेशन मिले, ठीक है, उसको खेती बाड़ी के बारे में बताया जाए, तो वो अपनी पैदावार या फसल को और अच्छा क्या कर सकता है। इसी तरह से एक अनट्रेंड जो लेबर है, उसको भी अपने फील्ड की नॉलेज दी जाए, ठीक है, चीजें उसकी सिखाया जाए, उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाए, तो वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो इसलिए देश के विकास में जो वयस्क हैं उनकी एजुकेशन जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, प्रतिभा का विकास, तो विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित प्रतिभा को चमकाने का पूर्ण अवसर दिया जाए, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देश में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज इन द कंट्री, इसकी व्यवस्था राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। इट शुड बी अरेंज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, और विद्यालयों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में खेल के मैदान व खेल परिषद की उचित व्यवस्था हो। और अगर हम बात करें एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, तो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा का उचित प्रबंध करना सरकार का दायित्व है। उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर दिया जाए, और फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप शुड बी अरेंज
फॉर देम ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी, कि इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि का प्रबंध समानता के आधार पर किया जाए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। और अब अगर हम इस कमीशन का इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, तो देखिए इसमें कौन-कौन सी अच्छी बातें की गई हैं। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला की बात की गई है, ताकि जो भारत है, ठीक है, एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, तो ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी इस फ़ॉर्मूले के द्वारा हो सकता है। तो जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें बच्चों को एजुकेशन दी जाए, चाहे को स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। स्कॉलरशिप की बात की गई, जो गरीब बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है? और किसी भी देश के विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साइंस, एजुकेशन और जो रिसर्च है, उसकी बात की गई। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, क्योंकि मेंटल फिटनेस तभी हो सकती है जब बच्चा फिज़िकली फिट हो, और हर कोई पढ़ने में तो अच्छा हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बच्चों का अलग-अलग टैलेंट होता है, तो इसलिए स्पोर्ट्स जो खेल-कूद है, इसको भी प्रोत्साहन दिया जाए। अडल्ट एजुकेशन भी ज़रूरी है, ये बात इसमें की गई, ठीक है? इसके अलावा कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज़ की बात की गई, और परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्ज़ामिनेशन, इवैल्यूएशन, इस चीज़ की बात की गई। टेक्निकल एजुकेशन के बारे में इसमें कहा गया, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात तो की गई, लेकिन कहीं न कहीं इस संदर्भ में जो हम देखें और इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इसके बारे में एक प्रॉपर जो चीज़ें हैं, वो इसके बारे में नहीं बताई गई, तो कहीं न कहीं एक डिमेरिट इसको हम मान सकते हैं। वुमेन एजुकेशन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है? और शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था, तो एक जो डिमेरिट हम इसको देखते हैं कि पॉलिसी आई, ठीक है? 1968 में आई, लेकिन उस टाइम अगर हम देखते हैं तो भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा था, ठीक है? ऐसे में पॉलिसी तो आई, लेकिन इस पर किस तरह से पैसा खर्च होगा, कितना पैसा खर्च होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो पॉलिसी में तो चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसकी प्रॉपर कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी इसमें, ठीक है? तो ये इसके हम डिमेरिट मान सकते हैं। तो विस्तृत योजना का अभाव, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ओके? तो ये इसके डिमेरिट एंड डिमेरिट जो थे, जिसकी हमने बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।